कल्पना कीजिए, सहारा की तपती गर्मी से दूर अफ्रीका के दिल में स्थित इथियोपिया की रात के सन्नाटे को अचानक चीर देती है एक भयानक गर्जना। धरती कांप उठती है, आकाश लाल हो जाता है और 10,000 वर्षों से शांत पड़ा एक विशाल ज्वालामुखी फिर से जीवित हो उठता है। इस विस्फोट की राख मात्र इथियोपिया तक सीमित नहीं रहती, वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए हमारे भारत के आसमान तक पहुंच जाती है। तो सवाल यह है, क्या यह वॉल्केनिक इरप्शन भारत के लिए खतरा है? क्या हिमालय पर इसका असर पड़ सकता है? और क्या भविष्य में ऐसे इरप्शन हमारे मौसम, हवा और जीवन को बदल देंगे? इसी रहस्य की परतें खोलने के लिए शुरू करते हैं इस डॉक्यूमेंट्री की यात्रा। धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां प्रकृति की अदृश्य शक्तियां निरंतर काम करती रहती हैं। इथियोपिया का ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ऐसा ही एक स्थान है, एक जियोलॉजिकल युद्ध भूमि जहां धरती की 3 विशाल प्लेट्स आपस में खिंचाव और अलगाव में उलझी हुई हैं। अरबियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है, सोमालियन प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर खिसक रही है और नूबियन प्लेट पश्चिम की ओर पीछे हट रही है। इस खिंचाव की वजह से धरती की क्रस्ट पतली होती जाती है, जमीन धीरे धीरे नीचे की ओर धंसती है और इसी प्रक्रिया ने दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक डेनाकील डिप्रेशन को जन्म दिया है, जो समुद्र तल से भी नीचे स्थित है। यह इलाका इतना सक्रिय है कि वैज्ञानिक इसे धरती का फटता हुआ दिल कहते हैं। इसी खींचती धरती के बीच हालेगबी जैसे ज्वालामुखी जन्म लेते हैं। वर्षों तक मैग्मा नीचे जमा होता रहा, लेकिन कोई सतर्कता संकेत नहीं था कि इतना बड़ा विस्फोट सामने आने वाला है। वैज्ञानिक भूकंपों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, छोटे गैस रिलीज को पकड़ सकते हैं, पर कभी कभी प्रकृति अपने असली इरादे छुपा लेती है। और जब इस रिफ्ट के नीचे दबाव चरम पर पहुंचा, तब हेलेगबी ने वह धमाका किया जिसने दुनिया भर को चौंका दिया। यह एरप्शन केवल ज्वालामुखी गतिविधि नहीं था, यह चेतावनी थी कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट अब भी जीवित है, गतिशील है और किसी भी क्षण अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। इरप्शन के कुछ ही पलों में हालेगबी ज्वालामुखी की राख ने आसमान को ढक लिया। यह कोई सामान्य धुआं नहीं था, बल्कि लाखों टन सिलिकेट गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सूक्ष्म कांच जैसे कणों का मिश्रण था। इस राख में मौजूद तेज धार वाले कण बिजली की रोशनी में चमक रहे थे और एक काली दीवार की तरह हवा में फैलते जा रहे थे। जैसे ही यह राख 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, धरती के वायुमंडल की सबसे तेज हवाओं जेट स्ट्रीम्स ने अपना काम शुरू कर दिया। जेट स्ट्रीम्स 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हैं और किसी भी गैस या कण को महाद्वीपों के पार ले जाने में सक्षम होती हैं। यही कारण था कि इरप्शन के कुछ ही घंटों के भीतर यह राख इथियोपिया से बाहर निकल चुकी थी। पहले यह यमन के ऊपर फैली, फिर ओमान की ओर बढ़ी। मौसम उपग्रहों ने इस काले बादल को अरब सागर पार करते हुए रिकॉर्ड किया। फिर पाकिस्तान की सीमा पर इसने दस्तक दी और अंत में 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करके यह भारत के आसमान तक पहुंच गई। विज्ञान की भाषा में यह ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऐश ड्रिफ्ट कहलाता है। यह दर्शाता है कि धरती पर कोई भी घटना स्थानीय नहीं होती। एक ज्वालामुखी का विस्फोट जिसने इथियोपिया के लोगों को डरा दिया, अब भारत के ऊपर एक अदृश्य चादर बनकर मंडरा रहा था। इस राख के बादल ने दुनिया को एहसास दिलाया कि वायुमंडल एक ग्लोबल हाईवे है और उससे गुजरने वाली हर चीज सीमाओं को नहीं मानती।
जैसे ही मौसम विभागों ने राख के बादल की दिशा देखी, भारत में चिंता बढ़ने लगी। उत्तर और पश्चिम भारत जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की ओर इस राख की यात्रा का अनुमान लगाया गया। खासकर दिल्ली एनसीआर, जो पहले से ही हवा की गुणवत्ता को लेकर संघर्ष करता है, सबसे चिंतित दिखा। लेकिन वैज्ञानिकों ने जनता को आश्वस्त किया, यह राख नीचे जमीन तक नहीं आएगी। यह ऊपरी वायुमंडल में है, जहां मौसम की गतिविधियां जमीन से अलग होती हैं। इसलिए AQI पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना बेहद कम थी। फिर भी सवाल बना रहा, क्या यह राख कहीं कहीं गिर सकती है? हाँ, अगर हवाओं की दिशा अचानक बदले या बारिश हो जाए तो हल्की मात्रा में राख की गिरावट हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम मामलों में देखा जाता है। भारत मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने लगातार इस बादल की गतिविधि पर नजर बनाए रखी। उनके ताजा मॉडलों ने दिखाया कि यह राख भारत पर थोड़े समय तक मंडराएगी और फिर पूर्व की ओर मुड़ते हुए नेपाल, हिमालय और अंततः तिब्बत की दिशा में बढ़ जाएगी। इसका मतलब था सीधा खतरा कम, पर अप्रत्यक्ष खतरा अभी भी मौजूद, और यही अप्रत्यक्ष खतरा भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक संरक्षक हिमालय पर असर डाल सकता था। यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे महत्वपूर्ण कहानी। जैसे ही राख का बादल 30,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर फैला, विमानन उद्योग की चिंताएं बढ़ गईं। यही वह ऊंचाई है जहां दुनिया के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ते हैं। वॉल्केनिक ऐश भले ही हवा में धूल जैसा दिखे, पर असल में यह छोटे छोटे कांच जैसे तेज कणों से बना होता है, जो इंजन के अंदर जाकर उसे पिघला सकते हैं या पूरी तरह रोक सकते हैं। एयरलाइंस ने तुरंत अपनी उड़ानों की सुरक्षा की समीक्षा शुरू की। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइसजेट और कई गल्फ देशों की एयरलाइंस ने अपने मार्ग बदल दिए। कुछ उड़ानों को डायवर्ट किया गया, कुछ को रद्द किया गया और कुछ को नए समय पर शेड्यूल किया गया। विमानन सुरक्षा में एक नियम है, जब भी ज्वालामुखी राख का संदेह हो, विमान उस क्षेत्र से नहीं गुजरता, क्योंकि इतिहास में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जहां ज्वालामुखी की राख ने विमानों के इंजनों को निष्क्रिय कर दिया था और पायलटों को हजारों फीट नीचे फ्री फॉल करते हुए ग्लाइडिंग करना पड़ा था। इसलिए इथियोपिया के हलेग्बी के बादल ने भले ही भारत की जमीन को ज्यादा प्रभावित न किया हो, लेकिन आसमान में चलते हजारों यात्रियों की सुरक्षा सीधे दांव पर लगी थी। यहीं पर विमानन विशेषज्ञों, मौसम वैज्ञानिकों और एयरलाइंस ने एक टीम की तरह काम किया, ताकि कोई विमान इस अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक बादल से न टकराए। राख का बादल भारत के ऊपर से तैरता हुआ धीरे धीरे हिमालय के आसमान की ओर बढ़ रहा था। विज्ञान में एक सिद्धांत है, एल्बेडो इफेक्ट, जो बताता है कि सफेद सतहें जैसे बर्फ सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करती हैं। इससे वे ठंडी रहती हैं और पिघलने की गति कम होती है। लेकिन अगर इन्हीं सफेद सतहों पर काले या भूरे रंग के कण जम जाएं, तो क्या होगा? यही चिंता वैज्ञानिकों की है। वॉल्केनिक ऐश चाहे बहुत हल्की मात्रा में भी गिरे तो वह हिमालय की बर्फ की सफेदी को गंदला कर सकती है। इससे बर्फ अधिक गर्मी सोखेगी और पिघलने की गति बढ़ सकती है। हिमालय केवल पर्वत नहीं, यह एशिया की सबसे बड़ी जल भंडार प्रणाली है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी विशाल नदियां इन्हीं ग्लेशियरों से जन्म लेती हैं। अगर बर्फ तेजी से पिघलती है तो भविष्य में बाढ़, नदी प्रवाह में बदलाव और पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव हो सकता है।
अभी तक वैज्ञानिक यह तय नहीं कर पाए हैं कि हालेगबी के इस इरप्शन की राख वास्तव में हिमालय पर कितनी मात्रा में जमा होगी। यह अध्ययन आने वाले हफ्तों और महीनों में किया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह घटना हमें याद दिलाती है कि ज्वालामुखी सिर्फ स्थानीय भूगर्भीय गतिविधि नहीं होते, वे हजारों किलोमीटर दूर स्थित पारिस्थितिकी प्रणालियों के संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं। जब हम किसी प्राकृतिक घटना को स्थानीय कहते हैं तो असल में हम धरती की विशाल प्रणाली को कम समझ रहे होते हैं। भौगोलिक घटनाएं आपस में जुड़ी होती हैं। हवाएं सिर्फ एक देश की नहीं होती, समुद्री धाराएं सिर्फ एक महाद्वीप की नहीं होती, और ज्वालामुखी का प्रभाव सिर्फ उसके आसपास तक सीमित नहीं रहता। इथियोपिया में हुआ हालेगबी इरप्शन इसका ज्वलंत उदाहरण है। इरप्शन तो अफ्रीका के एक छोटे से क्षेत्र में हुआ, लेकिन इसका प्रभाव एशिया के मौसम मॉडल, भारत के विमानों, हिमालय की बर्फ, मध्य पूर्व की उड़ानों और पाकिस्तान की वायु गुणवत्ता तक फैल गया। इसे कहते हैं ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट। एक घटना जो समुद्र पार बैठी है, कई देशों की नीतियों, मौसम और पारिस्थितिकी को प्रभावित कर देती है। वायुमंडल पृथ्वी की साझा संपत्ति है। अगर एक स्थान पर राख उठती है तो वह हवा के ग्लोबल हाईवेज में शामिल हो जाती है। जेट स्ट्रीम्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये सभी हवा को महाद्वीपों तक पहुंचाते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक बार बार कहते हैं क्लाइमेट ग्लोबल है, इंपैक्ट ग्लोबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्लोबल है। हालेगबी का इरप्शन हमें यही समझाता है कि हमें प्रकृति को सिर्फ स्थानीय चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि धरती एक विशाल, जटिल और आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है, जहां एक बदलाव दूसरे बदलाव को जन्म देता है। जब हालेगबी ज्वालामुखी फटा तो धरती पर मौजूद कैमरों ने तो इसे रिकॉर्ड किया ही, लेकिन असली दृश्य अंतरिक्ष से मिला। मौसम उपग्रहों ने जैसे ही इस विस्फोट को दर्ज किया, एक विशाल आग का गोला धरती की सतह से उठता दिखा। लाल लपटें, काले धुएं का उफान और आसमान की ओर उठता राख का स्तंभ, यह सब एक अद्भुत लेकिन भयावह दृश्य था। सैटेलाइट की इंफ्रारेड इमेजरी में दिखा कि इरप्शन से निकलने वाली गर्मी इतनी तीव्र थी कि उसने पूरे क्षेत्र को एक चमकते हुए धब्बे में बदल दिया। यह कोई साधारण ज्वालामुखी गतिविधि नहीं थी, यह एक पैरोक्सिस्मल इरप्शन था, सबसे हिंसक और ऊर्जा भरे विस्फोटों में से एक। इसके बादल ने कुछ ही मिनटों में 15 किलोमीटर की ऊंचाई छू ली। उपग्रहों ने यह भी दिखाया कि राख कैसे तेज हवाओं में फंसकर अरब सागर पार करती हुई भारत की दिशा में आ रही है। नासा और ESA के मॉनिटरिंग सिस्टम ने इस इरप्शन को उच्च तीव्रता वाली घटना के रूप में वर्गीकृत किया। मौसम वैज्ञानिकों के लिए यह डेटा अमूल्य था। यह वैश्विक वायुमंडलीय मॉडल को अपडेट करने, राख के फैलाव की दिशा जानने और देशों को समय रहते चेतावनी देने में मदद कर रहा था। अंतरिक्ष से दिखता यह दृश्य सुंदर भी था और डरावना भी, एक याद दिलाने वाला पल कि पृथ्वी की शक्ति असीमित है और इंसान इसकी विशालता के सामने कितना छोटा है। हालेगबी का 10,000 साल बाद हुआ विस्फोट हमें एक सच्चाई सिखाता है, प्रकृति कभी वास्तव में शांत नहीं होती। वह अपने समय पर अपनी शक्ति से हमें याद दिलाती है कि हम उसकी विशाल प्रणाली के छोटे से हिस्से हैं। यह घटना सिर्फ इथियोपिया की नहीं, बल्कि दुनिया की चेतावनी है। हमें हिमालय, मौसम और पर्यावरण को समझना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि प्रकृति की शक्ति असीम है और सम्मान ही उसका एकमात्र उत्तर है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री जानकारी पूर्ण लगी तो कृपया लाइक करें,
इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही नई खोजों और वैज्ञानिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक और रहस्य, एक और खोज और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।